हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड इतिहास, इसमें हम लोग टिहरी रियासत पढ़ रहे थे। इसमें हमने 5 शासकों के बारे में बात कर दी थी। आज हमारा जो अगला शासक होगा वो होगा मानवेंद्र शाह। ठीक है, इससे पहले हमने 5 शासकों के बारे में बात करी। नरेंद्र शाह के बारे में हमने बात करी थी, 5वें शासक। जो अगले शासक बनते हैं वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, तो देखिए मानवेंद्र शाह का जो कार्यकाल रहता है वो 1946 ईस्वी से लेकर 1949 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, केवल 3-4 वर्ष का इनका कार्यकाल रहता है। उसके बाद जो 1949 में जो टिहरी रियासत थी उसका भारत में विलय हो जाता है। उसके बारे में आगे देखेंगे। अब देखिए मानवेंद्र शाह का कार्यकाल 46 से लेकर 49 तक रहता है। अक्टूबर 1946 को जो महाराजा मानवेंद्र शाह थे इनको राज्याधिकार मिल जाता है। ठीक है, जो नरेंद्र शाह थे, नरेंद्र शाह 1946 तक गद्दी में बैठते हैं। उसके पश्चात मानवेंद्र शाह को राज्याधिकार मिलता है और यही टिहरी रियासत के अंतिम राजा भी हुए थे। तो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है टिहरी रियासत के अंतिम शासक कौन थे, तो वो थे मानवेंद्र शाह। या इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 को, तो उस टाइम पे टिहरी रियासत के राजा कौन हुआ करते थे, तो वो थे मानवेंद्र शाह। ठीक है, फिर देखिए 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्युली थे। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में, तो उस टाइम पे जो प्रजामंडल थी, टिहरी राज्य प्रजामंडल, तो उसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, परिपूर्णानंद पैन्युली। ठीक है, फिर देखिए 28 अप्रैल 1947 को शांति रक्षा अधिनियम बनाया गया था। एक अधिनियम बनाया गया था जिसको हम लोग शांति रक्षा अधिनियम के नाम से जानते हैं। ये बनाया गया था 28 अप्रैल 1947 को। ठीक है, और ये कहाँ बनाया गया था, टिहरी में बनाया गया था। 1947 ईस्वी में ही और चीज़ें भी हुई थी, जैसे सकलाना विद्रोह हुआ था। जो 1947 में सकलाना विद्रोह हुआ था ये टिहरी गढ़वाल में होता है, यानी जो टिहरी रियासत हुआ करती थी वहाँ पर ये हुआ था। और 1948 में जो कीर्तिनगर आंदोलन था इसमें भोलूराम एवं नागेंद्र सकलानी जी शहीद हुए थे। ठीक है, सकलाना विद्रोह तो टिहरी में हुआ था। उसके बाद जो 1 साल बाद 1948 में कीर्तिनगर आंदोलन होता है, तो इस कीर्तिनगर आंदोलन में दो लोगों की मृत्यु होती है, यानी 2 लोग शहीद होते हैं। उनमें से एक थे भोलूराम जी, दूसरे थे नागेंद्र सकलानी जी। ठीक है, तो ये 2 शहीद हो जाते हैं। फिर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है यहाँ पर, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को क्या हुआ था, टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण हो गया था। अब टिहरी रियासत का भारत में विलयीकरण कब होता है, ये एग्जाम में बनता है, तो 1 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक है, 1 अगस्त 1949 ईस्वी को टिहरी रियासत का भारत में विलय हो गया था। ठीक है, अब ये जब भारत में विलय हुआ तो ये संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना था। ठीक है, संयुक्त प्रांत का 50वां जिला एवं कुमाऊं मंडल का 4था जिला बना था। इसके बाद देखिए टिहरी रियासत विलयीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कौन था, तो ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है कि जब टिहरी रियासत विलयीकरण हुआ तो उस टाइम पर जो सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे तो वो कौन थे, ये थे परिपूर्णानंद पैन्युली। ठीक है, परिपूर्णानंद पैन्युली थे जिन्होंने टिहरी रियासत विलयीकरण में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इससे पहले मैंने क्या बताया था, 15 अगस्त 1947 को प्रजामंडल के अध्यक्ष भी कौन थे, परिपूर्णानंद पैन्युली थे। ठीक है, फिर देखिए राजमाता कमलेंदुमती शाह प्रथम लोकसभा में टिहरी से सांसद चुनी गई। ठीक है, जब टिहरी से जो सांसद का चुनाव हुआ था उसमें सबसे पहले किसको चुना गया, कमलेंदुमती शाह को चुना गया था। और 1958 ईस्वी में समाज सेवा के लिए इनको पद्म भूषण मिलता है। ठीक है, समाज सेवा के लिए इनको क्या मिला था, पद्म भूषण मिला था 1958 ईस्वी में। फिर देखिए मानवेंद्र शाह 1957 से लेकर 2004 तक टिहरी में 8 बार सांसद रहे। ये इनका रिकॉर्ड है। 1957 ईस्वी से लेकर 2004 ईस्वी तक लगातार 8 बार ये सांसद रहे थे। ठीक है, लेकिन ये एक बार क्या हो जाता है, चुनाव में परिपूर्णानंद पैन्युली से भी हार जाते हैं। जो इनके क्या कहते हैं अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रजामंडल के अध्यक्ष परिपूर्णानंद पैन्युली, तो एक बार ये इनसे हार जाया करते हैं, मतलब हार जाते हैं इनसे। ठीक है, फिर देखिए पवारकालीन व्यवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे क्योंकि जो मानवेंद्र शाह है उनके बारे में इतना ही है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पवारकालीन जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी वो किस तरीके से चलती थी। ठीक है, तो देखिए पवारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की हम लोग बात करें तो उस टाइम पर गणनरेश हुआ करते थे। अब देखिए गणनरेश हुआ क्या हुआ करते थे, जो राज्य हुआ करता था, राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था इसको गणनरेश कहा जाता था। ठीक है, राज्य का सर्वोच्च अधिकारी जो होता था
था उसको गणनरेश कहा जाता था। अब देखिए जो गणनरेश होते थे, गणनरेश के पुत्र को युवराज, टीका या कुमार बोला जाता था। ठीक है, इस नामों से इनको पुकारा जाता था, युवराज, टीका या फिर कुमार बोला जाता था, जो गणनरेश होते थे उनके पुत्रों को। ठीक है, फिर देखिए उनके टाइम पर दीवान या वजीर हुआ करते थे। ये क्या होते थे? ये बेसिकली राजा के बाद सर्वोच्च पदाधिकारी होते थे। ठीक है, जो दीवान है या फिर वजीर है, ये राजा के बाद सर्वोच्च अधिकारी हुआ करते थे। अब देखिए जैसे राजा किसी मीटिंग के लिए या फिर किसी कारणवश वो राज्य में नहीं होता, राज्य से बाहर जाता था, तो उस टाइम पे जो उनका राजपाट होता था, जो राज्य संभालने का कार्य होता था, वो दीवान या वजीर के पास ही हुआ करता था। ठीक है, फिर देखिए जो दीवान और वजीर होते हैं उनके बारे में, राज्य की आंतरिक व्यवस्था एवं नीतियों का निर्धारण भी यही करते थे। ठीक है, राज्य की जो आंतरिक व्यवस्था होती थी और नीतियां होती थी, उनका निर्धारण भी कौन करता था? दीवान या वजीर ही किया करते थे। फिर देखिए सुदर्शन शाह के समय दोनों पदों पर अलग अलग व्यक्ति आसीन थे। अब देखिए जब सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे दीवान अलग हुआ करता था और वजीर अलग हुआ करता था। तो इनके टाइम पीरियड पर जब जो वजीर थे, ये वजीर हुआ करते थे दुर्गादत्त पैन्युली। ठीक है, दुर्गादत्त पैन्युली इनके वजीर हुआ करते थे, और जो दीवान हुआ करते थे वो ज्वालादत्त बहुगुणा हुआ करते थे। ठीक है, ज्वालादत्त बहुगुणा हुआ करते थे दीवान, और वजीर हुआ करते थे दुर्गादत्त पैन्युली। और देखिए जो नरेंद्र शाह थे, नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर कौन दीवान हुआ करते थे, ये मैं बता चुका हूँ। जो चक्रधर जुयाल थे, दीवान चक्रधर जुयाल थे, ये इनके दीवान हुआ करते थे, जिन्होंने क्या किया था? रवाई के लोगों पर गोलियां चलाई थी। जो तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 ईस्वी में, ये चक्रधर जुयाल ने करा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कीर्ति शाह के समय कौन थे। तो कीर्ति शाह के समय जो वजीर हुआ करते थे वो थे हरिकृष्ण रतूड़ी। ठीक है, हरिकृष्ण रतूड़ी। और जो दीवान हुआ करते थे वो नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर चक्रधर जुयाल थे, और कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पर भी दीवान कौन थे? चक्रधर जुयाल थे। ठीक है, चक्रधर जुयाल जो कीर्ति शाह के टाइम पीरियड पर भी यही हुआ करते थे, और नरेंद्र शाह के टाइम पीरियड पर भी यही हुआ करते थे। ठीक है, जिन्होंने तिलाड़ी कांड किया था, यानी तिलाड़ी कांड से रिलेटेड है चक्रधर जुयाल। फिर देखिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य विभक्त था। तो जो प्रशासनिक सुविधा हुआ करती थी उसकी दृष्टि से अगर हम लोग राज्य को देखेंगे तो ये किस तरीके से विभक्त हुआ करता था। जो सबसे बड़ा एरिया होता था, मतलब जो सबसे बड़ा क्षेत्र जिसको हम बोल सकते हैं, इकाई जो बोल सकते हैं, तो वो ठाणा हुआ करता था, इसको ठाणा कहते थे। इसके बाद ठाणा के अंतर्गत ही परगने आते थे, परगने के अंतर्गत पट्टियाँ आती थी, और पट्टियों के अंतर्गत ही ग्राम आया करते थे। तो इस तरीके से इनकी प्रशासनिक सुविधा हुआ करती थी राज्य की। ठीक है, फिर देखिए सुदर्शन शाह के समय राज्य 4 ठाणों में विभक्त हुआ करता था। अब देखिए जो पहले शासक थे सुदर्शन शाह, तो इनके समय पीरियड पर जो राज्य था वो 4 ठाणों में विभक्त हुआ करता था, जिसके जो प्रमुख हुआ करते थे इनको थानेदार कहा जाता था, थानेदार इनको बोला जाता था। ठीक है, फिर बात करें सुपरवाइजर की, तो सुपरवाइजर क्या हुआ करते थे उस टाइम पे? जो परगने बनाए होते थे, परगने की व्यवस्था करने वाले अधिकारियों को सुपरवाइजर कहा जाता था, जो बेसिकली अभी के टाइम पीरियड पर जो कानूनगो होते हैं, कानूनगो के समान ही हुआ करते थे। ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जो सुपरवाइजर होते थे। अब देखिए एक चीज हमने जो पढ़ी थी ये है कमीण व सयाना, ये बार बार एग्जाम में भी बनता है, इससे पहले भी हमने बात करी थी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट करके चलना। ठीक है, तो देखिए जो कमीण व सयाना हुआ करते थे वो कौन होते थे? बेसिकली परगनों में राजस्व वसूली का कार्य थोकदार करते थे। ठीक है, जो परगने होते थे, तो परगने में जो राजस्व वसूली का जो कार्य होता था वो थोकदारों का होता था, और इन्हीं को कमीण या सयाना भी कहते थे। जो थोकदार होते थे, थोकदारों को ही कमीण या सयाना भी कहते थे, जो राजस्व वसूली का कार्य करते थे। अब देखिए जो ग्राम था, ग्राम में जो ग्राम होता था ये प्रशासनिक इकाई होती थी सबसे छोटी। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी ग्राम। ठीक है, ग्राम सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। अब देखिए उस टाइम पे जो ग्राम का मुखिया हुआ करता था उसको प्रधान कहते थे। ठीक है, ग्राम के मुखिया को प्रधान कहते थे। अभी के टाइम पीरियड पे जो गाँव का प्रधान होता है उसी टाइम पे उस टाइम पे प्रधान हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए प्रधान के बारे में थोड़ी सी बात करें तो प्रधान गाँव में राजस्व एकत्र कर धनराशि पटवारी को सौंप देता था, और यह पद वंशानुगत हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए जो प्रधान का पद हुआ करता था वो बेसिकली क्या करता था, गांव में जो राजस्व एकत्रित करने की जो सुविधा, मतलब वो जो प्रोसेस होती थी, राजस्व एकत्रित करके जो धनराशि इकट्ठा होती थी उसको पटवारी को देता था, यानी पटवारी को सौंप देता था। और जो ये पद हुआ करता था प्रधान का पद, ये वंशानुगत होता था। देखिए किसी के दादाजी अगर जैसे कोई बूढ़े व्यक्ति जैसे प्रधान है तो उनका जो आने वाला बेटा होगा वो प्रधान बनेगा, फिर उसका जो बेटा होगा वो प्रधान बनेगा। इस तरीके से ये वंशानुगत चलते आ रहा था प्रधान का। ठीक है,
अब देखिए मुख्तार क्या हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पर, तो मुख्तार जो होते थे ये थे गणराज्य का सर्वोच्च मंत्री। जो गणराज्य हुआ करता था उसका जो सर्वोच्च मंत्री था इसको मुख्तार कहा जाता था। ठीक है, फिर देखिए गढ़ सेना पलटनों में विभक्त हुआ करती थी। जो उस टाइम पे जो गढ़ सेना थी ये पलटनों में विभक्त हुआ करती थी, जिन्हें हम लोग सलाण, बधाण और लोहवा कहते थे। क्या कहते थे? सलाण कहते थे, बधाण कहते थे और लोहवा कहते थे, जो सेना की पलटनें हुआ करती थी। ठीक है, फिर देखिए फौजदार की बात करें तो फौजदार प्रत्येक परगने के सैनिक शासक हुआ करते थे। प्रत्येक जो परगने में जो सैनिक हुआ करते थे उनका जो सैनिकों का जो शासक होगा उसको फौजदार कहते थे। फौजदार का बेसिकली कार्य क्या होता था? परगनों में शांति व्यवस्था कायम करना। अब जो परगने बनाए गए थे उस टाइम पे, परगनों में जो शांति व्यवस्था का कार्य होता था ये कौन करता था? फौजदार करता था। अब दफ्तरी का कार्य क्या होता था? दफ्तरी बेसिकली राजकीय कार्यालयों में महानिदेशक हुआ करते थे। ठीक है, जो दफ्तरी थे वो जो राजकीय कार्यालय हुआ करते थे उस टाइम पीरियड पर, तो उनमें जो महानिदेशक हुआ करते थे ये दफ्तरी हुआ करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए चौबदार। चौबदार क्या हुआ करते थे? चौबदार होते थे बेसिकली राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाले को चौबदार कहते थे। राजा के साथ एक चांदी का दंड लेकर चलने वाला जो व्यक्ति होता था उसको चौबदार कहा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी। अब गढ़ राज्य की भूव्यवस्था के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो गढ़ राज्य की भूव्यवस्था किस तरीके से चलती थी, तो देखिए संकल्प इनके टाइम पीरियड पर एक संकल्प होता था। बेसिकली ये संकल्प होता क्या था? विद्वान ब्राह्मणों को दिया गया भूस्वामित्व। ठीक है, जो विद्वान ब्राह्मण होते थे उनको जो भूमि दान दिया जाता था या भूस्वामित्व दिया जाता था राजा के द्वारा, इसी को संकल्प कहा जाता था। ठीक है, रौत क्या हुआ करता था? अब देखिए वीरता प्राप्त करने वाले जो सैनिक होते थे उनको पुरस्कार के स्वरूप भूस्वामित्व दिया जाता था। यानी जो वीरता प्राप्त जो सैनिक होते थे उसकी फैमिली को भूमि दान दी जाती थी, या फिर वीरता प्राप्त सैनिकों को पुरस्कार के रूप में भूस्वामित्व दिया जाता था, उसी को रौत कहते थे। ठीक है, फिर जागीरें क्या होती थी? जागीर होती थी बेसिकली राज्य अधिकारियों को दिया गया भूस्वामित्व। जो राज्य के जितने भी अधिकारी हुआ करते थे उनको भूमि जो दी जाती थी स्वामित्व के रूप में, उसी को जागीर कहा जाता था। ठीक है, अब एक होता था आसामी। अब आसामी क्या हुआ करता था? आसामी बेसिकली राजा की आज्ञा से कृषि भूमि पर कृषि करने वाले किसानों को कहा जाता था। जो राजा की आज्ञा से जो कृषि भूमि होती थी उस पर जो काम करने वाले कृषक होते थे उनको आसामी कहते थे। ठीक है, फिर देखिए जो आसामी होते थे ये बेसिकली 3 प्रकार के होते थे। अब 3 प्रकार कौन कौन से प्रकार के होते थे? तो देखिए जो पहला होता था इसको खाईकर कहते थे। जो पहले प्रकार के आसामी होते थे इनको खाईकर कहते थे। दूसरे प्रकार के जो आसामी होते थे इनको सिरतान कहते थे। तीसरे प्रकार के जो आसामी होते थे इनको मौरूसीदार कहते थे। ठीक है, तो 3 प्रकार के जो आसामी हैं ये हो जाएंगे खाईकर, सिरतान और मौरूसीदार। अब जो खाईकर होते थे वो बेसिकली क्या होते थे? ये बेसिकली मौरूसीदार के अधीन उसकी भूमि से कमाता था एवं निर्धारित रकम मौरूसीदार को देता था। जो खाईकर होते थे वो क्या करते थे? जो मौरूसीदार होते थे उनकी भूमि पर काम करते थे एवं जितनी भी निर्धारित रकम होगी उसको मौरूसीदार को देता था। अब सिरतान क्या होता था? सिरतान वो होता था जो मौरूसीदार या खाईकोर को उसकी भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करता था। देखिए जो सिरतान होता था वो कौन होता था? या तो ये मौरूसीदार को या तो खाईकर को ये क्या करता था? भूमि हेतु सिरती या नगद रकम दिया करता था। सिरतान क्या करेगा? या तो खाईकर को नगद रकम देगा या फिर मौरूसीदार को नगद रकम देगा, तो इसको कहते थे सिरतान। मौरूसीदार क्या होता था? जो व्यक्ति राजा की आज्ञा से कृषि कार्य स्वतंत्र रूप से स्वयं करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था, उसे कहते थे मौरूसीदार। अब देखिए आपने खाईकर पढ़ा, खाईकर किसके अधीन है? मौरूसीदार के। मतलब ये जो भी रकम कमाएगा वो मौरूसीदार को देगा। और जो ये सिरतान है, सिरतान भी क्या करेगा? या तो ये क्या कहते हैं खाईकर को देगा या तो डायरेक्ट मौरूसीदार को देगा। यानी मौरूसीदार इन तीनों में से सबसे बड़ा था और सिरतान सबसे छोटा कौन था? सिरतान था। सिरतान था, फिर खाईकर था, फिर मौरूसीदार था। मौरूसीदार क्या था? ऐसा व्यक्ति होता था जो राजा की आज्ञा से कृषि कार्य तो करता था लेकिन स्वतंत्र रूप से स्वयं
स्वयं कार्य करता था और राजा को सीधे राजस्व देता था। उसको बीच में किसी को नहीं देना पड़ता था, सीधे राजा को ही वो राजस्व दिया करता था। उसको कहते थे मौरूसीदार। तो ये आसामी के 3 प्रकार होते थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे औताली की। अब देखिए औताली हुआ क्या करती थी, ये एक प्रकार का राजस्व या फिर टैक्स हुआ करता था। ठीक है, एक प्रकार का राजस्व कर या भूमि कर हुआ करता था, जिसको हम लोग औताली के नाम से जानते हैं। अब इनके टाइम पीरियड पर देखिए धुली पाथा क्या हुआ करती थी। जो धुली पाथा हुआ करती थी वो नापतोल की एक पद्धति हुआ करती थी। ठीक है, नापतोल की एक प्रोसेस हुआ करती थी। इसका प्रचलन अजय पाल ने किया था। अब आपने पवार वंश पढ़ा होगा, तो पवार वंश में जो अजय पाल थे 37वें शासक, तो अजय पाल ने धुली पाथा जो थी इसका प्रचलन किया था। और ये बाद में तक का, जब तक ये टिहरी राज्य खत्म नहीं होता तब तक का चलते आ रहा था धुली पाथा प्रचलन। ये बेसिकली 2 किलो का होता था, जिसमें हम लोग अनाजों को तोलने के कार्य में इसको यूज करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा गढ़ राज्य की भूव्यवस्था। हमने जो टिहरी रियासत थी और पवार वंश था वो फाइनली पूरा कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम लोग जो मध्यकालीन उत्तराखंड का इतिहास होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन और मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड का। तो इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो भी भूमि बंदोबस्त हुए थे। बेसिकली भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों के टाइम पीरियड पर हुए थे, तो भूमि बंदोबस्त को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो तराई भाबर का इतिहास है उसको भी हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की क्या भूमिका रही थी ये आ जाता है। फिर थोड़ा सा बचता है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।